आप सभी लोगों का AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम आप पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सभी कंपटीशन की एग्जामों में जीके का जो पोर्शन रहता है उसमें ज़रूर प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग भारत की नदियों को मैप से समझेंगे, फिर उसके बाद भारत की नदियों से संबंधित एक और पार्ट लाएंगे जिसमें इस पर जितने भी बन सकते हैं पॉइंट, उनको आपको पॉइंट को भी बता दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो पहले हम समझते हैं नदियों को, भारत की जो नदियां हैं कैसे हैं। देखिए, जितनी भी नदियां होती हैं सभी नदियों का एक मुख्य उद्देश्य होता है, वह नदियां अपने से ज़्यादा जो जल समूह होता है उसमें मिलना चाहती हैं, या समझ सकते हैं सभी नदियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने से बड़ी नदी में मिलना या किसी सागर में जाकर गिरना। ठीक है, तो ये नदियों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो भारत में की जो लगभग नदियां हैं, इधर आपको पता है इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और भारत के इधर है अरब सागर। तो भारत की जितनी भी नदियां हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि या तो अरब सागर में गिर जाएं, या बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाएं, या अपने बड़ी से बड़ी नदियों में मिल जाएं। ठीक है, तो इसी की दृष्टि से हम पढ़ते हैं। देखिए, नदियों के अध्ययन के सुविधा के लिए नदियों को दो भागों में बांटा गया। पहला हिमालयन नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। समझिएगा, हिमालय नदी वो है, वे नदियाँ जो हिमालय के क्षेत्रों से निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं उसको हिमालय नदी कहते हैं। वे नदियाँ जो कि हिमालय के क्षेत्र से न निकलकर ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों से निकलती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, या दक्षिण भारत की नदियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हिमालयन नदी के बारे में। ठीक है, तो आपको मालूम है कि भारत के लगभग यहाँ से ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यह हिमालय वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर भारत में हिमालय स्थित है। तो इन स्थानों से जो नदियाँ भारत में निकलकर भारत में आती हैं उसको हिमालय नदी कहते हैं। इसी संदर्भ में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हिमालय नदी में। यहाँ तिब्बत है, तिब्बत में एक स्थान है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, इसी मानसरोवर झील के एग्जैक्ट स्थान कहेंगे तो चेमायुंगडुंग से एक नदी निकलती है। यहाँ से एक नदी निकलती है जो भारत के उत्तर की तरफ जाती है और फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, यह कौन सी नदी है? यह सिंधु नदी है। यह कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह नदी भारत में बहुत ही कम दूरी से बहती है, लेकिन अधिकतर इसका भाग जो है वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इससे बनने वाले प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? वह कौन सी नदी है जो भारत के उत्तर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर झील, तिब्बत में है। एग्जैक्ट स्थान चेमायुंगडुंग से। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, देखिए, एक तो झेलम है, ठीक है, फिर आपका चिनाब, व्यास, रावी, ठीक है, फिर आपका आएगा नीचे सतलज नदी। ये सब क्या है इसके? ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आपको क्रम से याद रखना है। देखिए, क्या 5 हैं वो क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी क्रम से याद रखना है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, अब इससे देखिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 1960 में इन्हीं नदियों से संबंधित एक समझौता हुआ था जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। सिंधु जल समझौता। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच यह समझौता हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा।
कौन से अपर जो 3 नदियां हैं उनका, ठीक है। अब इसी समझौते में हुआ जो नीचे की रावी, व्यास और सतलज है, इसका 80% जल जो है भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक। तो इस पॉइंट को याद रखना है आपको। क्या क्या प्रश्न बनते हैं कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो विश्व बैंक की अध्यक्षता में यह समझौता हुआ था। निर्णय क्या था आप लोगों को पता है, लेकिन लगभग यही पूछता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था और किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था, ठीक है। अब चलिए इन नदियों से बनने वाले और प्रश्न देखिए। एक प्रश्न बनता है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। फिर एक प्रश्न बनता है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। फिर यहीं से प्रश्न बनता है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए। यहां से पॉइंट सतलज नदी। आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, भाखड़ा बांध, इसी सतलज नदी पंजाब में स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। सतलज नदी से एक नहर निकली हुई है, मानव निर्मित नहर है, जो राजस्थान को पानी सप्लाई करती है। इस नहर की विशेषता क्या है कि यह विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है, ठीक है। और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो ये जो नहर है, प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर मुख्यतः किस राज्य को पानी सप्लाई करता है? राजस्थान को करता है। एक पॉइंट बनता है कि इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? तो सतलज नदी से मिलता है। और कभी कभी ऑप्शन में ब्यास भी रहता है। आपको पता है सतलज नदी जो है, सतलज नदी की ब्यास सहायक नदी है, ब्यास सहायक नदी है। तो यह भी ऑप्शन रहेगा तो कर लेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी। अगला हिमालयन महत्वपूर्ण नदी देखते हैं, उसका नाम है गंगा, ठीक है। तो गंगा जो है कहाँ से निकलती है, कैसे बनती है, यह आप पहले इस पार्ट को देख लीजिए, फिर हम इस पर आते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो कहाँ से निकलती है, कहाँ किस नदी से मिलकर क्या बनती हैं। इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे इस मैप के सहारे, ठीक है। तो उत्तराखंड में एक स्थान है बद्रीनाथ, ठीक है। तो बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से 2 नदियाँ निकलती हैं, जिसका नाम है विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये नदियाँ कुछ दूर आगे चलकर विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं, ठीक है। देखिए भूगोल में कुछ नियम है, अगर 2 नदियाँ मिल रही हैं, अगर उनकी जो कह सकते हैं गहराई समान है, तो मिलने के बाद उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। यदि 2 नदियाँ मिल रही हैं एक स्थान पर, एक की गहराई ज़्यादा है, एक की कम है, तो आगे नदी का नाम अधिक गहराई वाले के नाम पर रख दिया जाता है। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आके मिल जाती हैं, और मिलने के बाद दोनों का जो गहराई होता है वो समान रहता है, इसलिए इसका नाम चेंज हो जाता है, और विष्णु प्रयाग में इसका नाम अलकनंदा हो जाता है, ठीक है। अब यह अलकनंदा के नाम से आगे बहती है। इसी क्रम एक नंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो देखिए प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थान, प्रयाग का मतलब क्या होता है? मिलन स्थान। तो यहाँ पर नंदाकिनी नदी मिल रही है तो अलकनंदा से, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया नंद प्रयाग, ठीक है। अब अलकनंदा नंदाकिनी से गहरी रहती है, इसलिए नाम चेंज नहीं होता, और यहीं नंदाकिनी नदी खत्म हो जाती है और अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है, अलकनंदा, ठीक है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती रहती है और बीच में पिंडरा नदी आती है और अलकनंदा नदी से मिल जाती है। यहाँ भी अलकनंदा काफ़ी गहरी है पिंडरा की अपेक्षा, तो नाम नहीं चेंज होता, अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है, ठीक है। और पिंडरा नदी जहाँ अलकनंदा नदी से मिलन करती है उस स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग, ठीक। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ तक आप समझ में आ गया। उत्तराखंड में एक स्थान है केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। वह नंदाकिनी थी या मंदाकिनी है।
मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और जाकर किसमें, अलकनंदा में मिल जाती है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब देखिए, मंदाकिनी से अलकनंदा काफ़ी गहरी रहती है, इसलिए नाम चेंज नहीं होता है और अलकनंदा ही रहता है। ये रेड वाला देख रहे हैं, ये अलकनंदा है यहाँ तक। ठीक है, फिर इसी क्रम में आगे देखिए, रुद्रप्रयाग समझ में आ गया। उत्तरकाशी, उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी, उसी में एक स्थान है गंगोत्री। एग्जैक्ट स्थान पूछेंगे तो होगा गोमुख। गोमुख से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसका नाम भागीरथी है, और यह नदी आती है और बीच में इसी क्रम में भिलांगना नदी इस भागीरथी नदी से मिल जाती है। और क्या होता है, भिलांगना नदी इसकी तुलना में काफ़ी कम गहरी रहती है, इसलिए नाम चेंज नहीं होता और भागीरथी रहती है। और भागीरथी ऐसे आगे बढ़ते जाता है और कुछ आगे चलकर उत्तराखंड में एक स्थान है देवप्रयाग। ठीक है, यहीं पर दोनों नदियां अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं। ठीक है, तो बात समझ में आया। अलकनंदा इधर से आ रही है, भागीरथी इधर से आ रही है, तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं, देवप्रयाग। और जब दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों की गहराइयाँ लगभग समान हो जाती हैं, इसलिए समान जब रहता है तो भूगोल कहता है कि नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो आगे यह गंगा के नाम से जानी जाती हैं। तो देखिए, तो गंगा तो कहीं से निकल नहीं रही है, गंगा क्या है, गंगा बनती है, नदी गंगा बनती है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है कि जो यह भागीरथी नदी है, उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से इसे गंगा कहते हैं। ठीक है, जो जब इसे गंगा कहते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर कभी कभी ये हो जाता है कि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है, तो लोग कहते हैं गंगोत्री के गोमुख से गंगा निकली हुई है। ठीक है, लेकिन गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी में निकली है और इधर से अलकनंदा बनकर आती है और दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में, तो गंगा बन। तो आपने देखा कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है और ये कैसे कहाँ से निकलती है, सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और यह नदी बनती है जब गंगा उत्तराखंड से जब निकलती है गंगा, तो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल जाती है और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यह कौन सी नदी है, गंगा नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, जैसे आपका वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर, पटना, ये सब किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, गंगा नदी के किनारे। अब एक दो पॉइंट और, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब यहाँ से बनेगा भारत में की सबसे लंबी नदी, तब भी आप गंगा करेंगे। अब इससे और पॉइंट देखिए, गंगा से कई सारी हिमालयन नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे कोसी हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं और आके गंगा से मिलती हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक प्रश्न बनता है, यही उत्तराखंड के एक स्थान है यमुनोत्री। उत्तराखंड में एक स्थान है यमुनोत्री। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, और वो भी आपके आकर गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में यमुना आकर गंगा से मिल जाती है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि यमुना गंगा से कहाँ पर मिलती है, किस शहर में, तो प्रयागराज। अब एक पॉइंट और, जो ये यमुना नदी है, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, या कह सकते हैं यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यह कौन सी है, यमुना नदी है। सहायक नदियाँ क्या होती है, जो एक नदी बह रही है उसके साथ दूसरी नदी आकर छोटी नदी मिल जा रही है, उसको सहायक नदी कहते हैं। तो गंगा से यमुना आकर मिल रही है, तो यमुना जो है लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। यमुना कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड की यमुनोत्री से निकलता है। अब अगली हिमालय नदी से बनने वाले प्रश्नों को हम देखते हैं।
परेशान मत होइएगा, इससे भी जितने भी पॉइंट बन सकते हैं ये पॉइंट हम अगले वीडियो में आपको यहाँ पर नोट कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट को उसका नोट्स बना सकते हैं, पहले समझ जाइए चीज़ों को। तो अगली नदी है जो हिमालय नदी, इम्पोर्टेंट है। यही मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जो कि भारत के इधर पूरब की साइड बहती है और भारत में प्रवेश करती है असम होते हुए, ये भी कहाँ जाती है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाती है। यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इस नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 915 किलोमीटर ही बहती है, ठीक। अब देखिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो ध्यान समझिएगा। जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है, मानसरोवर। मानसरोवर झील से निकल हिमालय के सबसे कह सकते हैं इधर पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, वहीं से यू टर्न लेते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, असम घाटी से बहते हुए बांग्लादेश में आकर गंगा से मिल जाती है। क्लियर। अब देखिए जब यह बहना स्टार्ट करती है तो तिब्बत में इसका नाम सांगपो रहता है। क्या रहता है, सांगपो। तिब्बत से जब यह निकलती है तो इसका नाम क्या रहता है, सांगपो। जब यह अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम होता है, दिहांग। फिर जब यह असम घाटी में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। देखिए यह असम घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और यहाँ पर नाम हो जाता है उसका ब्रह्मपुत्र, ठीक। फिर जब यह ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आता है तब इसका नाम चेंज हो जाता है। देखिए जैसे आपने देखा कि बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो गया तो ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। यमुना नहीं, जमुना। क्या हो जाता है, जमुना, ठीक। तो क्लियर रहिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और अन्य भारत के हिस्सों में असम की घाटी में ब्रह्मपुत्र। फिर जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना। फिर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब ये गंगा से मिलता है, जब यह नदी गंगा से मिलती है तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, मेघना। तो यहाँ से कई पॉइंट सारे बनते हैं कि गंगा जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना, अन्य नाम दे दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि भूगोल में जब दो नदियों की गहराई लगभग समान होती है तो नाम चेंज कर दिया जाता है, तो सेम यही कंडीशन है। तो कहाँ पर क्या नाम है याद रखेंगे, यूपी टेट कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछ चुका है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इसी क्रम में देखिए क्या होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, और दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि आपको लगेगा कि सबसे लंबाई तो अधिक इसकी है, लेकिन सबसे लंबी नदी यह है। क्यों, क्योंकि भारत में केवल 915 किलोमीटर ही क्या करता है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, लंबाई की दृष्टि से तो यह भारत में काफ़ी कम दूरी तय करती है, लेकिन भारत में जब यह असम घाटी से गुजरती है तो इसकी अपवाह तंत्र इसका सब बहुत बड़ा हो जाता है। अपवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब इसकी चौड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक प्रश्न बनता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अब देखिए भारत में जब यह असम से गुजरती है तो इसकी चौड़ाई इतनी अधिक चौड़ी हो जाती है कि बीच में काफ़ी द्वीप का निर्माण करता है, नदी द्वीप। समझ रहे हैं, नदी द्वीप का मतलब क्या, नदी के बीच में जो स्थल खंड आए जाएंगे उसको क्या कहेंगे, नदी द्वीप कहते हैं। तो जब यह असम से गुजरती है तो वहाँ पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करता है जिसका नाम है माजुली, ठीक है। तो प्रश्न क्या क्या बन सकता है, देखिए आपने क्या समझा, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसकी चौड़ाई असम में इतनी अधिक हो जाती है कि यह बीच में काफ़ी बड़ा द्वीप का निर्माण करती है, और इस नदी द्वीप का नाम है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है, ठीक है। और यहीं पे एक छोटा सा और नदी द्वीप का निर्माण करता है जिसका नाम है उमानंद। तो याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछ देता है उमानंद नदी द्वीप किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया।
चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई, ब्रह्मपुत्र से बनने वाले पॉइंट, गंगा से बनने वाले पॉइंट और सिंधु नदी से बनने वाले पॉइंट। अब देखिए क्या होता है, जब ये गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। फिर इसके साथ ब्रह्मपुत्र आ जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा 1, ठीक है। प्रश्न याद रखना है क्या क्या आपको, देखिए सुंदरवन डेल्टा क्या है उसके बारे में हम समझाएंगे। पहले ये पॉइंट याद रखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, जब नदियां बहती हैं और जब किसी समुद्र से मिलने वाली होती है, तो नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी के ढेर, पत्थर, कंकड़ आदि लेकर बहती हैं। जब वह समुद्र में गिरने वाली रहती हैं तो वह उसी मुहाने पर उसी मिट्टी के और इन सब अवक्षेप को छोड़ देती हैं, जिससे एक टीले का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। देखिए सुंदरवन डेल्टा बांग्लादेश में स्थित है, भारत में भी कुछ हिस्सा स्थित है, ठीक है। इसको सुंदरवन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष के नाम से ही इसका नाम रख दिया गया सुंदरवन डेल्टा। तो बातें क्लियर हो गई होगी। सुंदरवन डेल्टा किस नदी के कारण निर्माण होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण निर्माण इसका होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये सभी थे हिमालय नदी से बनने वाले पॉइंट। अब कुछ और नदी को देखते हैं। वे नदियां जो हिमालय के क्षेत्रों से न निकलती हैं, अन्य कहीं से निकलती हैं, उसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहा जाता है। इसी क्रम में देखिए यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला वही है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला ही है, ठीक है ना। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली से एक नदी निकलती है जो ऐसे जाती है और कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। वह नदी है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी से एक दो पॉइंट बनते हैं कि लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कच्छ के रण में आकर समा जाती है। देखिए क्या है कि सभी नदियां या तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या किसी नदी में मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या है, कच्छ के रण में जाती है और वहीं पर समा जाती है उसी में, ठीक है। तो इसको कहते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि वो कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो वो लूनी नदी है, ठीक है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक पॉइंट है, देखिए छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है अमरकंटक। यहां से 3 नदियां निकलती हैं, 3 दिशा में। देखिए एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, और एक और नदी है जो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जाती है और गंगा में मिल जाती है, जिसका नाम है सोन नदी, ठीक है। तो देखिए ये तीनों नदियां कहाँ निकलती हैं, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है। अब इससे क्या प्रश्न बनता है, वह कौन सा स्थान है जहां पर 3 नदियां 3 दिशा में निकलती हैं, तो वह कौन सा स्थान है, अमरकंटक। किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। अब देखिए सोन नदी से क्या प्रश्न बनता है कि ये देखिए अब गंगा से जाकर मिल रही, तो गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा की यह एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो गंगा को दक्षिण की तरफ से जाकर मिलती है। प्रश्न बनता है कि दक्षिण की तरफ से मिलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, तो सोन नदी है, ठीक है। यही सोन, गंडक और गंगा के कह सकते हैं संगम पर आपका पटना शहर स्थित है, ठीक है। अब नर्मदा नदी से कुछ पॉइंट बनते हैं, महानदी से, उसको देखते हैं। देखिए महानदी से बनने वाले पॉइंट, महानदी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि महानदी कहाँ से निकलता है, तो वो अमरकंटक से निकलती है और कहाँ गिरती है, तो वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देख रहे हैं नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकल रही है, कहाँ गिर रही है, अरब सागर में आकर गिरती है। तो महानदी से पहले पॉइंट देखते हैं। आपने एक पॉइंट सुना होगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो वह कौन था, भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी पर है। और एक पॉइंट बनता है भारत का सबसे लंबा बांध, जिसकी लंबाई सबसे अधिक हो, उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध।
और यह बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा। उड़ीसा में इसी नदी पर भारत का सबसे कह सकते हैं लंबा बांध स्थित है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। चलिए नर्मदा में देखिए, नर्मदा है अमरकंटक से निकल रही है और अरब सागर में गिर रही है। इसी के जस्ट नीचे यहाँ एमपी में ही एक और नदी है जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी एमपी के बैतूल जिले के मुल्तई स्थान से निकलती है, ठीक है, और यह भी अरब सागर में आकर गिरती है, ठीक है। तो याद रखेंगे एमपी से ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है एमपी के बैतूल जिले के मुल्तई स्थान से। अब पॉइंट क्या बनता है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच एक पर्वत श्रृंखला है, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियों या किन दो नदियों के बीच सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, नर्मदा नदी जो है यह द्रोणी से, रिफ्ट घाटी से बहती है, पहाड़ों के बीच से होकर बहती है, ठीक है। जैसे ये पहाड़ है तो इसके बीच से ये कौन सी नदी? नर्मदा नदी, और सेम ऐसे ही ताप्ती नदी भी करती है। तो प्रश्न बनता है रिफ्ट घाटी से बहने वाली भारत की कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। 9 ऑप्शन है तो ताप्ती भी कर सकते हैं, या दोनों है तो दोनों, ठीक है। तो रिफ्ट घाटी या हिंदी में इसे कहते हैं द्रोणी घाटी। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि द्रोणी घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी है। चलिए और देखिए दोनों नदियों की क्या है कि यह दोनों नदियां जो हैं भारत के पश्चिम में कि मतलब कह सकते हैं अरब सागर में पश्चिम की तरफ आकर गिरती हैं। देखिए क्या है, भारत की जो यह कह सकते हैं जमीनी इसकी जो बनावट है, यह हिस्सा थोड़ा ऊंचा है, यह हिस्सा थोड़ा सा नीचे है, समझ रहे हैं? ये हिस्सा ऊपर, ये नीचे। तो भारत की लगभग नदियां क्या होती है? ढलान इधर की होते हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन यह दो नदियां क्या है? विपरीत दिशा में देख रही हैं, पश्चिम की तरफ आकर गिर रही हैं। कौन कौन सी नदियां? नर्मदा और ताप्ती। तो प्रश्न बनता है वो कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ आकर बहती हैं या अरब सागर में आकर गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती मुख्य नदियां दो हैं, ठीक है। छोटी छोटी और नदियां हैं, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं। इस नदी से 2 पॉइंट और हैं। देखिए जितनी भी नदियां हैं वह जब इधर गिरेंगी ढलान की वजह से, तो हमने बताया कि मिट्टी और पत्थर टुकड़े को छोड़ देती हैं, तो उसे डेल्टा का निर्माण होता है। जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन अरब सागर में जो नदी गिरती है वो एस्च्यूरी का निर्माण करती है। किसका? एस्च्यूरी, ज्वार नदी मुख। हिंदी में क्या कहेंगे? ज्वार नदी मुख। तो प्रश्न बनता है वो कौन सी दो नदियां हैं जो एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं? तो यहाँ पर ज्वार नदी मुख का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? नर्मदा और ताप्ती। यह पॉइंट भी काफी पूछा जाता है कि एस्च्यूरी का निर्माण भारत की किन दो नदियों के द्वारा किया जाता है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा से एक पॉइंट और है, जब नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ अमरकंटक से निकलती है तो वह जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहुंचती है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जब पहुंचती है तो वह काफी ऊंचाई से गिरती है। बात समझ रहे हैं? नर्मदा नदी जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहुंचती है तो काफी ऊंचाई से गिरती है, जिसे जलप्रपात कहते हैं। और इस जलप्रपात को क्या नाम दिया गया? धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम दिया गया? धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है। तो आपको देखिए क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, या नर्मदा नदी से कौन से जलप्रपात का निर्माण होता है? तो धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। और जब जल क्या होता है ऊंचाई से नीचे गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं, ठीक है ना। झरना समझ सकते हैं, छोटा रूप इसका। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एस्च्यूरी का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, किस नदी के वजह से धुआंधार जलप्रपात निकलता है, बनता है। रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी बहती है, द्रोणी घाटी से कौन सी नदी बहती है, ये सब चीजें क्लियर कर लीजिएगा, पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। इसी क्रम में देखिए अगली जो नदी है, महत्वपूर्ण नदी, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के नासिक जिले से में एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है त्रियंबक पहाड़ी। तो महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से एक नदी निकलती है जो कहाँ मिलती है, आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। तो क्या क्या प्रश्न बनते हैं? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए पॉइंट क्या है, यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। बात समझ रहे हैं? इसको दक्षिण भारत का मतलब देखिए, ये हिमालयन नदी में तो सबसे लंबी यह था भारत की, लेकिन हिमालय के अलावा जितनी भी नदियां निकल रही हैं उसे दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। इन नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। इसको प्रश्न कैसे पूछता है? दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाता है गोदावरी नदी। और इसकी तुलना गंगा से की जाती है। गंगा जैसा पवित्र इसको दक्षिण भारत में माना जाता है, इसलिए इसका उपनाम है, इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो याद रखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। अब पूरे भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा हो जाएगी। अगला देखिए, यहीं पर महाबलेश्वर एक पर्वत श्रृंखला है, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर स्थान है, कह सकते हैं। महाबलेश्वर से एक एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सा नदी है? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसको देखिए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? महाबलेश्वर। ठीक है, यह नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और आपको पता है जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो कुछ न कुछ डेल्टा का निर्माण, छोटा या बड़े डेल्टा का निर्माण करेंगे। अब कृष्णा नदी से एक और प्रश्न बनता है, एक प्रश्न बनता है कि जैसे नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अब अगली नदी के बारे में देखते हैं। नीचे आएंगे तो एक और नदी है कावेरी नदी, जो कि कह सकते हैं पश्चिमी घाट का एक पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत। वहाँ से यह निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दो प्रश्न इस पे भी बनते हैं, उद्गम स्थान से बहुत कम प्रश्न बनता है। याद रख सकते हैं कि पश्चिमी घाट के या ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा प्रश्न देखिए, यह नदी क्या होता है कि कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोगों ने एक पॉइंट सुना होगा, कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों में है? तो देखिए, जैसे भारत और पाकिस्तान में जल समझौता हुआ था, इसी तरह जल विवाद लेकर है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच। कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य के बीच कौन सा है? कावेरी जल विवाद है कि कौन राज्य इस पानी का यूज करेगा, इसको लेकर विवाद है। तो प्रश्न पूछा जाता है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है। ठीक है, अब कावेरी से एक और पॉइंट, कावेरी नदी पर एक शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो याद रखेंगे, पूछता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य। आशा है कि ये चीजें आपको एक आइडिया मिल गया होगा, नदी कहाँ से निकलती है, कैसे है। ठीक है, एक पार्ट इसका हम और लाएंगे जिसपे वन लाइनर आपको पॉइंट लिख कर समझा देंगे। जितने भी नदी से बन सकते हैं पॉइंट, सब चीजें आपको क्लियर कर देंगे एक वीडियो में। कल या परसों आपको मिल जाए, 1-2 दिन में। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे भी आप नोट्स बना लीजिएगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगी चीज़ें। तो इसमें रटना भी नहीं है, एक बार खुद से नक्शा बनाइए। देखिए, भूगोल रटेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, तो कोशिश करिए, मार्केट से आपको सादा नक्शा मिल जाएगा मैप भारत का, और खुद लीजिए और उसको दर्शाइए कि यहाँ अपने से। एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बार वीडियो देखिए और दिमाग में चीज़ों को बैठाइए। फिर खुद से नक्शा बनाइए कि ये नदी यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ जाती है, कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, वो चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो इतने पॉइंट है इसमें, आप देखेंगे तो कम से कम परीक्षाओं की दृष्टि से 50 महत्वपूर्ण पॉइंट निकलेंगे। तो 50 तो आप रटेंगे है नहीं, इसको समझिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अच्छा लग रहा हो आप लोग को वीडियो तो कमेंट किया करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाने की कृपा कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।